नमस्कार दोस्तों, एसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इब्बे सफी का उपन्यास जंगल में लाश। 4 बजे शाम को फरीदी दिन भर का थका मांदा घर आया था। आज मैं दिन भर ठाकुर दिलबीर सिंह के दोस्तों को टटोलता रहा था। डॉक्टर सतीश के घर की तलाशी तो उसने उसी दिन ले ली थी जिस दिन उसका कत्ल हुआ था। मामूली नाश्ते के बाद वह अपने कुत्तों को देखभाल में लग गया। उसके पास 1 दर्जन कुत्ते थे और हर कुत्ता अपनी मिसाल था। उसके बहुत सारे शौक अजीबोगरीब थे। उसे अजायब घर में अलग अलग किस्म के जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े जमा करने का भी शौक था। उसकी कोठी का एक कमरा दुनिया की अजीबोगरीब चीजों के लिए था। उसमें सबसे ज्यादा अजीबोगरीब चीज अलग अलग किस्म के सांप थे। वह सांपों के बीच माहिर सपेरा लगता था। उनमें से कई ऐसे भी थे जिनकी जहर की थैली वह खुद निकाल चुका था। उसकी इस हरकत पर उसके सारे साथी उसका मजाक उड़ाते थे। उनका ख्याल था कि वह अपनी शोहरत के लिए इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें किया करते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद फरीदी अपने अजायब घर की तरफ गया। जैसे ही वह दूसरे बरामदे की तरफ बढ़ा, उसे सरोज दिखाई दी जो अजायब घर से निकल रही थी। तो आपको भी इसका शौक है? वह मुस्कुराकर बोली। क्यों, क्या हुआ? तुम डर तो नहीं गई? वहाँ कई बहुत ही खौफनाक चीजें भी हैं। आखिर आपने इतने सारे सांप क्यों जमा कर रखे हैं? पता नहीं क्यों, मुझे सांपों से इश्क है, फरीदी ने कहा। लेकिन फरीदी भैया, यह शौक खतरनाक भी है। लेकिन ये मेरे पालतू कुत्तों की तरह बेजरर हैं। तो फिर आपने इनका जहर निकाल दिया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका जहर आज तक निकाला ही नहीं गया। इन्हें खिलाता पिलाता कौन है? मैं खुद, फरीदी ने कहा। और तुम्हें तमाशा दिखाऊं? दोनों कमरे में दाखिल हुए। फरीदी एक अलमारी के करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। अलमारी के दरवाजों के नीचे की तरफ बहुत सारे छोटे बड़े छेद थे। फरीदी ने एक अलग तर्ज की सीटी बजाई। अचानक सरकारों की आवाज सुनाई दी और अलमारी के छेदों से 2 सांप निकलने लगे। सरोज चीखकर पीछे हट गई। डरो नहीं, ये केचुए से भी बदतर हैं, इनमें जहर नहीं। फरीदी ने मेज पर से दूध का बर्तन उठाकर जमीन पर रख दिया। सारे सांप उस पर टूट पड़े। फरीदी ने दूसरा बर्तन भी उठाकर उसके करीब रख दिया, लेकिन यह सब पहले बर्तन पर पिले पड़ रहे थे। अब वह उन्हें हाथ से हटा हटाकर दूसरे बर्तन के करीब लाने लगा। यह देखकर सरोज फिर चीख पड़ी। फरीदी हंसने लगा। डरो नहीं सरोज बहन, ये सब मेरे दोस्त हैं। मुझे ये तमाशा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं ड्राइंग रूम में आपका इंतजार करूंगी। सरोज यह कहकर बाहर चली गई। दोनों बर्तन साफ कर लेने के बाद सारे सांप धीरे धीरे अलमारी के छेदों में वापस चले गए। फरीदी ने थोड़ी देर ठहरकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाई और कुछ कुछ गुनगुनाता हुआ बाहर निकल आया। साजिद हमीद तेज कदमों से अजायब घर के कमरे की तरफ आ रहा था। फरीदी उसे देखकर रुक गया। कहो भाई, क्या खबर है? कोई खास खबर नहीं, कोतवाली से आ रहा हूँ। अभी अभी दिलबीर सिंह का नौकर आपके नाम एक खत दे गया है। फरीदी खत पढ़ने लगा। फरीदी साहब, आदाब। मुझे अपने कल के रवैये पर सख्त अफसोस है। कल शायद जिंदगी में पहली बार मुझे गुस्सा आया था। सरोज को समझाने की कोशिश कीजिएगा। खुदा करे कि वह मुझे माफ कर। मैंने उसके शान में बहुत ही बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसके लिए मेरा जमीर मुझे धुतकार रहा है। जब तक वो यहाँ ना आ जाएगी, मुझे सुकून न मिल सकता। खुदा मेरे हाल पर रहम करें। आपका ठाकुर दिलबीर सिंह। तो होश आ गया ठाकुर साहब को, फरीदी ने कहा। और यह बहुत बुरा हुआ, हामिद मुस्कुराकर बोला। क्यों? मैं क्या जानूं, लेकिन सरोज से इस खत के बारे में ना बताइएगा। आखिर क्यों? फरीदी ने ताज्जुब से पूछा। अरे, तो क्या वाकई आप? हामिद अधूरी बात करके चुप हो गया। अजीब आदमी हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते आखिर क्या बात है? क्या आप सचमुच सरोज को वापस भेज देंगे? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? फरीदी ने ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। सुनो तो सही, हमीद उसे रोकते हुए बोला। क्या आप वाकई सीरियसली कह रहे हैं? कहीं मैं तुम्हारी पिटाई न कर दूं, फरीदी ने हंसकर कहा। बेकार ही भेजा चाट रहे हो। सिर्फ एक बात और पूछूंगा। फरमाइए, फरीदी रुकते हुए हंसकर बोला। तो वाकई क्या आप सरोज? बकवास बंद, फरीदी झल्लाकर बोला। सरोज डाइनिंग से निकल आई।
फरीदी कुछ कहते कहते खामोश हो गया। फरीदी खिसियानी हंसी हंसने लगा। क्या बात है? सरोज ने दोनों को गौर से देखते हुए कहा। कोई बात नहीं है, फरीदी कहता हुआ अंदर चला गया। सरोज ने हमीद पर एक उचटती सी नजर डाली और वह भी चली गई। हमीद थोड़ी देर तक खड़ा सिर खुजाता रहा। अचानक उसके होठों पर शरारती मुस्कुराहट खेलने लगी। उसने इधर उधर देखा और जोर से चीखा। चीख की आवाज सुनकर फरीदी और सरोज बरामदे से निकल आए। अरे अरे, क्या हुआ? फरीदी हमीद की तरफ बढ़ते हुए बोला। हमीद, हमीद। वह उसे झंझोड़कर पुकारने लगा। अभी तो अच्छे भले थे, सरोज ने कहा। न जाने क्या हो गया, फरीदी ने हमीद के चेहरे पर झुकते हुए कहा। तो क्या आप वाकई सरोज? हमीद धीरे से बोला। फरीदी ने झुंझलाकर उसका मुंह दबा दिया। चुप रहो, फरीदी उसका मुंह दबाए हुए चीखा। अरे अरे, सरोज कहती हुई आगे बढ़ी। यह आप क्या कह रहे हैं? तुम इसे नहीं जानती, मालूम नहीं कौन सा शैतान इसके अंदर घुस गया है। आपकी तो कोई बात ही मेरी समझ में नहीं आती, सरोज ने कहा। और मेरी बात? हमीद उठते हुए जल्दी से बोला। अरे, सरोज घबराकर पीछे हट गई। हमीद, तू अपनी शरारती से बाज ना आए तो अच्छा ना होगा, फरीदी ने नाराज होते हुए कहा। आप बहरहाल मेरे अफसर हैं। आखिर बात क्या है? सरोज ने कहा। सरकारी मामले हैं, हमीद मुस्कुराकर बोला। फरीदी उसे अब तक घूर रहा था। आओ चले, इसका दिमाग खराब हो गया है, फरीदी ने सरोज से कहा। हमीद बाहर खड़ा रहा और वो दोनों चले गए। आखिर बात क्या है? सरोज ने फिर पूछा। कुछ नहीं, यूं ही मुझे तंग कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि माथतों को ज्यादा सिर में नहीं चढ़ाना चाहिए, सरोज ने कहा। मुश्किल तो यही है कि मैं उसे माथत समझता ही नहीं, और उसकी वजह यह है कि अपने साथियों में सबसे ज्यादा अक्लमंद है। खैर छोड़ो, लो, यह खत दिलबीर सिंह ने मुझे भिजवाया है। सरोज खत लेकर पढ़ने लगी। तो फिर आप क्या कहते हैं? सरोज खत पढ़कर बोली। इस सिलसिले में भला मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने तो फैसला कर लिया है कि अब उस घर में कदम न रखूंगी, और मैं आपके फैसले की कद्र करता हूँ, हमीद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। फरीदी ने झल्लाकर मेज पर रखा हुआ रुमाल उठा लिया और हमीद सहम जाने की एक्टिंग करता हुआ खामोशी से एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। उसके बाद फरीदी और हमीद में केस के सिलसिले में बहस छिड़ गई। सरोज उकताकर बाहर चली गई। यह क्या बेवकूफी थी। सरोज के चले जाने के बाद फरीदी बोला। कैसी बेवकूफी है? देखो, सरोज मेरी मेहमान है, तुम्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए कि उसे दुख पहुंचे। तो यह कहिए कि आप गलत फहमी में हैं। अरे यह सब कुछ ना कुछ आपके लिए ही कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं। मोहब्बत करने वालों के पास समझ कहाँ होती है। फिर वही बकवास, फरीदी ने झुंझलाकर कहा। तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ कि अब तुम इस बारे में कभी कुछ ना कहना। क्या तुम अपनी तरह सबको गधा समझते हो? जी नहीं, मैं अपने अलावा सबको समझता हूँ। देखो मियां हमीद, तुम्हारी बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं अब तुम्हारे अब्बा हुजूर को लिखने वाला हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता कर दे। आपको गलत फहमी हुई है, मैं पिछले 2 माह से बिल्कुल आशिक नहीं हुआ। अच्छा भाई, अब खत्म करो यह किस्सा, फरीदी ने कहा। कोई कायदे की बात करो। मेरे ख्याल से सिविल मैरिज ही ज्यादा कायदे की बात रहेगी। तुम जिंदगी भर संजीदा नहीं हो सकते, फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सच में बताइएगा, आपका इश्क किन मंजिलों पर है? हमीद ने मुस्कुराकर कहा। किसी परेशान हाल औरत को सहारा देना भी सितम हो जाता है। तेरी किस्मत की ऐसी की तैसी। आप बेकार में परेशान हैं। मैं आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, हमीद ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। अच्छा मेरे भाई, अब चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा, फरीदी ने उकता कर कहा। तो इस तरह यह शहर में चौथा कत्ल होगा, हमीद चेहरे पर उदासी पैदा करते हुए बोला। उसकी मजाकिया सूरत देखकर फरीदी को हंसी आ गई। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। फरीदी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो। ओह फरीदी साहब, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। धर्मपुर के जंगल में फिर एक हादसा हो गया है। क्या कहा? हादसा? जी हाँ, कत्ल। हम लोग जा रहे हैं, आप और हमें सीधे वहां पहुंच जाइए। लो भाई, चौथा कत्ल भी आखिर हो ही गया, फरीदी ने रिसीवर रखते हुए हमीद की तरफ मुड़कर कहा। कहाँ? वहीं धर्मपुर के जंगल में।
जल्दी तैयार हो जाओ। अरे लो, बातों में अंधेरा हो गया। अपनी टॉर्च जरूर ले लेना, जल्दी करो वरना कहीं ये लोग कुछ गड़बड़ ना करें। अब तो जनाब मेरा दिल चाहता है कि आप सच में मुझे कत्ल कर देते तो अच्छा था। यह नौकरी क्या है, आफत है, हमीद ने उठते हुए कहा। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। धर्मपुर की अधूरी और वीरान सड़क पर इंस्पेक्टर फरीदी की कार तेज रफ्तार में चली जा रही थी। शायद आज की रात फिर खराब हो, हमीद ने बेदिली से कहा। देखा जाएगा, अभी से किस बात की परेशानी है, फरीदी ने धीरे से कहा। परेशानी आपको ना होती होगी, यहाँ तो जान निकल कर रह जाती है। समझ में नहीं आता यह कौन गधा है जिसने कत्ल के लिए ऐसी वीरान जगह चुन रखी है। अरे कत्ल करना है तो हमारे घर के आसपास कहीं कर दिया करे, हमीद ने बेजारी से कहा। जी नहीं, फरीदी मुस्कुराकर बोला, यह भी ठीक नहीं। उसे चाहिए कि कत्ल करके लाश आपके घर भिजवा दिया करे। हमीद हंसने लगा। क्या जिंदगी है हमारी भी, न दिन चैन न रात आराम। इससे बेहतर तो क्लर्क की थी। सुबह 10 बजे दफ्तर, शाम 4 बजे शंझ इधर और उसके बाद रात अपने। हमीद ने कहा। क्या बुरी औरतों की सी बातें कर रहे हो? काश मैं बुरी औरत ही होता, मगर जासूस न होता। हर वक्त जिंदगी रिवॉल्वर की नाल पर रखी रहती है, या फिर जासूसी ही अंग्रेजी तर्ज की है कि जासूस ने किसी कत्ल की खबर सुनते ही एक आंख बंद की, कंधों को जरा सा हिलाया, 2-4 बार कान हिलाए, एक बार मुंह बिसूरा और अचानक मुस्कुराते हुए कातिल का नाम और पता बताकर अपना फर्ज पूरा किया और चलता बना। यह काम है कि दिन रात भूतों की तरह। हमीद रुककर कुछ सोचने लगा। क्या बकवास लगा रखी है, फरीदी ने उकता कर कहा। अरे बाप रे बाप, देखिए कितना अंधेरा है। क्या आप गीदड़ की लाश भूल गए हैं? मैं तो साहब हरगिज न जाऊंगा। बाहर में गई नौकरी। मेरे फेफड़े में इतना दम नहीं कि चीख चीख कर कह कहे लगाता फिरूं और फिर बेहोश होकर गिरूं। तुम भी अजीब आदमी हो, फरीदी ने कहा। क्या अभी तक तुम्हारे दिल में भूतों का ख्याल नहीं निकला? अरे बेवकूफ, कितनी बार समझाया है कि वह इन बोतलों में भरी हुई गैस का असर था। अगर यह सच है तो उस गीदड़ की लाश का क्या मतलब था? उसके मुंह में दबे हुए पाइप का क्या मतलब था? उस शेर की क्या जरूरत थी? इसका मकसद सिर्फ यही था कि उसे देखकर हंसी आ जाए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां दूसरे आदमी मौजूद न होते तो हमारे इस बयान पर किसी को यकीन न आता। मुजरिमों का मकसद यही था कि हम लोग उस हरकत को शैतानी काम समझ लें और थक हार कर बैठ जाएं। साहब, आपकी यह बातें मेरे हलक से नहीं उतरती। अच्छा, अब खामोश रहिए, वरना मेरा गुस्सा आपके हलक से उतर जाएगा। बेबसी की मौत से उसे बेहतर समझूंगा। मैं आपसे सच कहता हूँ कि इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, हमीद ने कहा। न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। ओ, मेरा दिल न जाने क्यों उठकर टहल रहा है, फरीदी ने हंसकर कहा। दिल बैठा जा रहा है, बहुत खूब। मैं गलत नहीं कहता कि तुम्हारे अंदर किसी बुढ़िया की रूह घुस गई है। बरखुदार इस किस्म के मुहावरे के किसी मृत के मुंह में अच्छे नहीं लगते। आप बरखुदार इस किस्म के मुहावरे, हमीद जल्दी से बोला। फरीदी हंसने लगा। उसके बाद खामोशी छा गई। मोटर की आवाज अंदर के सन्नाटे में गूंज रही थी। कभी कभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर एक आध गीदड़ या जंगली बिल्ली भागती दिखाई दे जाती थी। हवा बंद थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। हमीद ने सिगरेट लगाया और हल्के हल्के कश लेने लगा। अचानक फरीदी चौंक कर कहने लगा, क्यों हमीद, टेलीफोन पर बातचीत करने के बाद हम लोग कितनी देर में घर से रवाना हो गए होंगे? मुश्किल से 10 मिनट बाद। ताज्जुब है कि अभी तक पुलिस की लॉरी दिखाई नहीं दी। आखिर यह लोग किस रफ्तार से सीधे होंगे? हो सकता है कि वह हम लोगों के बाद रवाना हुए होंगे। तब तो अब तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। सोचने की बात है कि सुधीर जल्दी की वजह से कोतवाली में मेरा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सीधे यहीं आने के लिए कहा। अगर वाकई इतनी जल्दी थी तो इस सुस्त रफ्तार का क्या मतलब हो सकता है? तो क्या, हमीद सीट से उछलते हुए बोला, हमें किसी ने धोखा दिया? हो सकता है। फिर वह कुछ सोचकर बोला, दरअसल मुजरिम मेरी जान लेना चाहता है। डॉक्टर सतीश भी इस मकसद से मेरे पीछे लगा था। देखिए, अगर वह आपको कत्ल ही करना चाहता था तो खामोशी से क्यों ना कर दिया? आखिर छिपाने की क्या जरूरत थी? जहां तक मेरा ख्याल है, वह मुझे एक बुढ़िया के भेष में देखकर शक में पड़ गया था। इस शक को खत्म करने के लिए उसने यह चाल चली।
और फिर कुछ देर बाद उसने रिवॉल्वर निकाल लिया था। अच्छा, तो क्या बात है, आपने उसे पहचान लिया था? बिल्कुल नहीं, अलबत्ता अंधेरी रात में काली कैनक जरूर शक के घेरे में डाल रही थी, फरीदी ने कहा। अरे यह क्या? हमीद चौंक कर बोला। क्या बात है? ऊपर बाईं तरफ की झाड़ियों में कोई था, हमीद ने अंधेरे में बोलते हुए कहा। फरीदी ने कार की रफ्तार कम कर दी। यह आप क्या कर रहे हैं? रफ्तार तेज रखिए, हमीद जल्दी से बोला। क्यों, क्या मरने का इरादा है? फरीदी ने कहा। अगर कोई बड़ा पेड़ अचानक कार के सामने आ गए तो हम लोग कहाँ होंगे? अरे बाप रे बाप, हमीद के मुंह से अचानक निकल गया। अरे जरा संभाल कर बैठो, कोई हादसा होने ही वाला है, फरीदी ने कहा। रिवॉल्वर लाए नहीं? और रिवॉल्वर? हमीद हकलाने लगा। हमीद को हकलाते देखकर फरीदी हंसने लगा। आप हंस रहे हैं? तुम भी हंसो ना। मुझे खांसी आ रही है, हमीद ने जबरदस्ती खांसते हुए कहा। अरे, फरीदी चौंक कर बोला। हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर एक आदमी पड़ा दिखाई दिया। फरीदी ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। कार रुक गई। फरीदी ने कार पीछे की तरफ लौटानी शुरू की। क्यों, यह क्या हुआ? हमीद जल्दी से बोला। खतरा है, वापस चलेंगे, फरीदी ने धीरे से कहा। अचानक कार की खिड़की से कोई चीज फरीदी की कनपटी से लगकर रुक गई। ऐसा ही कुछ हमीद के साथ भी हुआ और एक गरजदार आवाज सुनाई दी। नीचे उतरो। दो राइफलों की नालें फरीदी और हमीद की कनपटियों से लगी हुई थी। दरवाजे खुले और दोनों नीचे उतर लिए। 5 आदमी थे। उनके चेहरे काले नकाब उसे ढके हुए थे। 4 के पास राइफलें थी और 5वां रिवॉल्वर लिए हुआ था। ले चलो, रिवॉल्वर वाले ने कहा। दोनों को 2-2 आदमियों ने पकड़ लिया और सब झाड़ियों में घुसते चले गए। हमीद और फरीदी खामोश थे। रिवॉल्वर वाले नकाबपोश के हाथ में टॉर्च थी। वह आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ चला जा रहा था। अचानक फरीदी बैठ गया। जिन आदमियों ने उसे पकड़ रखा था, उन्होंने उसे उठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर वह टस से मस न हुआ। रिवॉल्वर वाला पलट पड़ा। उसने फरीदी के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली। फरीदी मुस्कुरा रहा था। क्यों मक्कार, क्या अब कोई नई हरामजादगी सूझ गई? वह गरज कर बोला। मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को नहीं जानता, इसलिए तो अजीब शर्त है, फरीदी मुंह बनाकर बोला। अगर हम खामोशी की जगह गाना गाते हुए चले तो कैसा रहेगा? हमीद ने मजाक में कहा। चुप करो चूहे के बच्चे, रिवॉल्वर वाला पैर पटकते हुए बोला। आप बड़े बदतमीज मालूम होते हैं, हमीद ने जमीन पर बैठते हुए कहा। लेकिन उसे उठा दिया गया, मगर फरीदी जमीन पर बैठ गया। उठो, रिवॉल्वर वाले ने फरीदी से कहा। रुक जा भाई, जरा सस्ता लेने दो, अगर इजाजत हो तो मैं एक सिगार भी सुलगा लूं, फरीदी ने इत्मीनान से कहा। मालूम होता है कि तुम लोगों को यहीं पर खत्म कर देना होगा, रिवॉल्वर वाले ने कहा। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, अगर खत्म ही कर देना है तो यहाँ क्या बुराई है, फरीदी ने कहा। उठो, फरीदी भी उसी अंदाज में चीखा। अच्छा ठहरो, बताता हूँ तुम्हें, उसने रिवॉल्वर रखते हुए कहा। जरा हिंदी में बताना, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हमीद ने चिल्लाकर कहा। चुप रहो, वह जोर से चीखकर फरीदी की तरफ बढ़ा। फरीदी के हाथ अभी तक उन दोनों आदमियों ने जकड़ रखे थे। रिवॉल्वर वाले ने फरीदी के बाल पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तुम यूं नहीं मानोगे, रिवॉल्वर वाला फरीदी की नाक पकड़कर दबाते हुए बोला। फरीदी के मुंह से चीख निकल गई। वह चलकर खड़ा हो गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि वे लोग जो फरीदी को पकड़े हुए थे संभल न सके। फरीदी उनकी पकड़ से आजाद होकर उछला और हमीद पर आ गिरा। जिन्होंने हमीद को पकड़ रखा था वह भी हमीद समेत जमीन पर आ गिरे। रिवॉल्वर वाला चीखने लगा, खबरदार खबरदार, गोली मार दूंगा। अब बिल्कुल अंधेरा था। इस कश्मकश में रिवॉल्वर वाले हाथ से टॉर्च गिर गई थी। रिवॉल्वर वाले ने हवाई फायर करने शुरू कर दिए। शायद उसे डर था कि अंधेरे में उसी के हाथ न जख्मी हो जाएं। तकरीबन 15-20 मिनट तक अंधेरे में जद्दोजहद होती रही। रिवॉल्वर वाले की आवाज बराबर सुनाई दे रही थी। फरीदी और हमीद एक दूसरे का हाथ पकड़कर पंजों के बल सड़क की तरफ भाग रहे थे। कार वहीं खड़ी थी। दोनों कार में बैठ गए। फरीदी ने कार स्टार्ट कर दिया। झाड़ियों के अंदर शोरगुल की आवाजें सुनाई देने लगी तो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। फरीद ने कार घुमाई और वे दोनों बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से शहर की तरफ भाग खड़े हुए।
फायर अभी हो रहे थे, जिनकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। क्यों मियां हमीद, हो गई ना अच्छी खासी मरम्मत? फरीदी ने कहा। वह तो उसके हाथ से टॉर्च गिर गई, वरना इस वक्त हम कहीं और होते। बस अब मत बोलिए, खामोशी से चलिए, हमीद ने कांपते हुए कहा। अरे वाह मेरे शेर, बस इतने में ही हाफने लगा, फरीदी ने कहा लगाया। आप ठहरे पहलवान, भला मैं आपका मुकाबला कब कर सकता हूँ? हमीद ने कहा। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि लौट चलिए। अगर मैं लौट जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता, फरीदी ने कहा। क्यों? इसलिए कि यहाँ आने से मुजरिमों का कुछ न कुछ सुराग मिल गया। वह कैसे? इसका जवाब यह टॉर्च देगी। टॉर्च? हमीद ने हैरत से कहा। वह कब से बोलने लगी? उसी वक्त से, फरीदी ने हंसकर कहा। इस वक्त यह टॉर्च बहुत कीमती है, जरा देखूं तो। हो छूना मत उसे, यह बड़ी मेहनतों से हासिल हुई है। इतनी कुश्ती लड़ने के बावजूद मैंने इससे काफी हिफाजत की है। आखिर क्यों? इस पर मुजरिमों की उंगलियों के निशान हैं। इसको मैं अभी फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट को दूंगा। हमीद हैरत से फरीदी का मुंह देख रहा था। आगे की कहानी अगले भाग में।